हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम 02-2022 बैच की तैयारी के लिए हमारा नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें कि आज ये जो है आपकी साइंस की क्लास नंबर 2 होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया हो, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं भार, आवेग, यंग का मापांक या फिर त्वरण। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें जो है हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। और ये जो अदिश राशियाँ होती है, इनको गणित के साधारण नियमों द्वारा जैसे कि जोड़, गुणा, भाग तथा घटाया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूं कि अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो द्रव्यमान यानी कि मास, वॉल्यूम यानी कि आयतन, टेम्परेचर यानी कि ताप, समय यानी कि टाइम, डिस्टेंस यानी कि दूरी और यंग का मापांक यानी कि यंग मॉड्यूल। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यंग मॉड्यूल्स यानी कि यंग का मापांक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए जो है अब मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, तो आप लोग जो है इनको एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो है आपको वहाँ पे डिफेंस की कैटेगरी में जा कर के एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक दी गई है, आप लोग मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मेरा यूज़र नेम या फिर जो है मेरा नाम टाइप करके भी मुझे सर्च कर सकते हो। और मेक श्योर कि आपने जो है फॉलो ज़रूर से कर लिया हो। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा जो है एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है कमांडो 2.0। ये जो बैच है आपके एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डिटेल बैच कोर्स होने वाला है, जिसमें कि डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और ये बैच जो है आपका 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इनरोल कर सकते हो। और इनरोल करने के टाइम में दोस्तों, आप लोगों को हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एनडीए कैटेगरी में जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप लोग वक्त रहते इसके लिए एनरोल ज़रूर से कर लेवें। बम्पर ऑफर ये भी चल रहा है कि अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 12 महीने का SSB सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान इनमें से क्या जो है वो स्थिर रहता है, यानी कि क्या कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कि जब हम अर्थ की सरफेस से यानी कि पृथ्वी की सतह से जो है किसी भी पिंड को जो है प्रक्षेपित करते हैं, ठीक है, तो पिंड की गति के दौरान जो है उसके वेग का जो क्षैतिज घटक होता है, ठीक है, उसके वेग का जो क्षैतिज घटक होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो जो है हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी को जो है इस गति से प्रक्षेपित करें तो वह जो है वो वापस पृथ्वी पर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको दिया गया है कि यदि एक गेंद जो है ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यानी कि अगर आप लोग जो है किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसमें जो है क्या चीज़ में चेंज नहीं आएगा। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा या फिर दूरी। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए, कोई भी जो बॉल है जिसको हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो पथ होगा, यानी कि जो उसका
मार्ग जो होता है वो परवलयाकार हो जाता है। ठीक है, परवलयाकार हो जाता है तब ऐसी स्थिति में जो है इसकी गति, स्थितिज ऊर्जा और दूरी ये तीनों जो है वो चेंज होती है, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता, यानी कि सेम रहता है। ठीक है, और इस त्वरण का जो मान होता है वो आपकी जी, जो हम बोलते हैं ना गुरुत्वीय त्वरण, उसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को जो है हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में जो है किसी भी वस्तु पर अगर धक्का लगे या फिर खिंचाव की स्थिति जो उसमें परिवर्तन कर दे, ये जो कारक होता है या फिर बाहरी कारक जो इस पे वस्तु पे काम करता है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में फोर्स यानी कि बल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। और मैं आपको बता दूं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति इनमें से किसका जो है एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके एनडीए एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को जो है उसके क्षैतिज घटक यानी कि जो है हॉरिजॉन्टल, अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में बताया था, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोण के बीच में, ठीक है, सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए, उसको जब ऊपर फेंका जाएगा तो उसका जो पथ होगा वो आपके परवलयाकार हो जाता है। ठीक है, परवलयाकार यानी कि कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, और एक तोप जो है जिसको कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कैनन रखी गई है, इससे जब तोप को गोला दागा जाएगा तो ये गोला जो है इस साइड में ऐसे आके गिरेगा। ठीक है, ना कि कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे भी नहीं जाएगा ये और ऐसे भी नहीं आएगा, ये जो है कुछ इस टाइप से आएगा और यहाँ पे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, और ये जो पथ होता है इसका, ये आपका परवलयाकार होता है। ठीक है, तो एक तोप द्वारा गोला जो दागा जाता है ये आपके प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कही हुई बात समझ आ रही है और क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी स्पेशल सीरीज़ चल रही है, तो इसको मिस नहीं करना है अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बल आघूर्ण यानी कि जो टॉर्क होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, टॉर्क की एसआई यूनिट आपको बतानी है। तो किसी बल द्वारा जो है किसी भी वस्तु को हम लोग किसी अक्ष के परित घुमाने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग सिंपल भाषा में टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अगर आपको बताऊँ कि टॉर्क बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m0 लिखते हैं हम इसको, m0 इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, ये हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका मतलब क्या होता है। ये जो m है इसको हम टॉर्क बोलते हैं यानी कि बल आघूर्ण। r जो है ये क्या होता है, तो r जो है इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी होती है, और f जो है ये इस पर फोर्स होता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक क्या होता है बल आघूर्ण का, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो असत्य है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि ये एक सदिश राशि है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि इसकी इकाई जूल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु पर जब हैं हम बल आरोपित करते हैं यानी कि बल लगाते हैं, तो उसकी जो पोजीशन होती है यानी कि स्थिति जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग वर्क बोलते हैं यानी कि कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो कार्य होता है यानी कि वर्क, ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वस्तु की वर्तमान स्थिति में जो है अगर चेंज नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जो वर्क होगा वो आपके शून्य होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट असत्य है। तो देखिए पॉइंट नंबर सी में आपको बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, कि ये एक सदिश राशि है। बट हम जानते हैं कि कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, ये ना कि सदिश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो है इसकी इकाई जूल होती है, ये आपको पता है, सही भी है ऑप्शन ये। चलिए
बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको दिया गया है कि एक बैटरी जो है वो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऊर्जा को जो है बैटरी विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र करती है ये बताना है। तो जो बैटरी होती है, ठीक है, इसमें सेल वगैरह होते हैं या फिर जो है इसको कोयले वगैरह से हम चलाते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है ना कि रासायनिक ऊर्जा को जला करके ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी जो गति होती है उसके कारण कार्य करने की जो उसमें क्षमता आ जाती है या कैपेसिटी जो आ जाती है उसी को हम बोलते हैं उस वस्तु की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हम जानते हैं सब लोग। इसको हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाला है क्योंकि आपके नाविक एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है तो किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो उसके द्रव्यमान और वेग, ठीक है, यानी कि मास एंड वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों के ऊपर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दूरी होती क्या है, यानी कि डिस्टेंस होती क्या है। तो आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप जो है यहाँ पर आ गए। ठीक है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी पे आप आ गए। ठीक है, तो ये जो अंतराल है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से समापन स्थान यानी कि फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन के बीच का जो गैप होता है या फिर अंतराल जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसको जो है हम लोग किलोमीटर या फिर मीटर के मात्रक से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और दूरी बराबर हम क्या लिखते हैं, दूरी बराबर हम लिखते हैं चाल गुणा समय या फिर गति गुणा समय, ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पीड इनटू टाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में जो है कौन सी बात गलत है, यानी कि इनमें से कौन सी जो बात है या फिर कौन सा स्टेटमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो आपको यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, इसकी एसआई इकाई जो है वो मीटर होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा। यहाँ पे वैसे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। तो किसी भी गतिमान वस्तु की जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो होती है उसकी बीच की दूरी को हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बोलते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसको मतलब कि व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं होता। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं या फिर कोई एग्जाम्पल दूं तो समझ लीजिए कि कोई भी जो है आप लोग अपने घर से चलना शुरू किए, कोई दुकान पे गए और वो जो दूरी थी ये 5 मीटर थी। फिर जो है दुकान से आप अपने घर आए तो ये जो दूरी हुई वो 5 मीटर हो गई, यानी कि टोटल दूरी 10 हो गई। ठीक है, अब विस्थापन शून्य भी हो सकता है लेकिन ये ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि दूरी जो है वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस वजह से पॉइंट ए इसका राइट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया गया है कि वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, उसके द्वारा घेरे हुए आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि सिंपली मैं अगर बोलूँ तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होता है v गुणे d। ठीक है, यही होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हर जगह पर समान रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता।
तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कि त्वरण क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी जो है यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है उसके अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल F होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान m और उसमें त्वरण जो a होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, F बराबर लिखते हैं m डॉट a, ये लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका F अपॉन m। ठीक है, F अपॉन m हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो फॉर्मूला है इससे आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो है वो आपके बॉडी में लगे हुए बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान यानी कि m के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी और डी दोनों राइट हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको दिया गया है कि एक तोप जो है वो फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हट जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल लॉजिक है, जो तोप होगी वो फायरिंग के बीच पीछे इसलिए हट जाती है क्योंकि इसमें जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम इनमें से किसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेंगे हम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी दो वस्तुओं की जोड़ी जो होगी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो अब ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिएगा यूनिवर्स में जो है मतलब कि हर पार्टिकल जो है, हर कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी कि उसको जो अट्रैक्ट करता है। और इसी को जो है मतलब ये जो इसका अट्रैक्शन होता है इसी को हम लोग सिंपल भाषा में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही गुरुत्वाकर्षण होता है। और ये जो है मतलब कि किसी भी दो वस्तुओं की जोड़ी के बीच में लागू होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, ठीक है, यानी कि इसके कारण ही जो है मतलब कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जो है ये मतलब पृथ्वी के चारों ओर इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी वगैरह घूमती है। तो ये इसका रीज़न है। सिंपली मैंने आपको समझा दिया है, कहीं पे चूक हो गई है तो थोड़ा समझ लेना आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। तो अब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन फॉर यू में। अब आप लोग जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज़ इम्पल्स इक्वल्स टू, यानी कि आवेग जो है वो किसके तुल्य होता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या फिर त्वरण में परिवर्तन। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपका वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही आप लोगों ने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस में से जो है कितना स्कोर किया है वो भी जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।